रवि ने जो कहा कि हलाल जो है वो इकोनॉमिक जिहाद है। जब तंत्र में हिजड़े जब सरकार में बैठे हुए हों, नपुंसक लोग जो इन मुद्दों पे चुप्पी साध लेते हैं, पता नहीं किसका विकास किसका विश्वास ये ले जाना चाहते हैं। लोकतंत्र के जो दो स्तंभ हैं, न्यायतंत्र और ये हिजड़ों की सरकारें, जो जहां भी जिस भी स्टेट में जहां पे भी है, जो इन चीजों को आंख मूंद कर बर्दाश्त कर रही है, कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। इनके कारण आप देखेंगे कि आने वाले समय में दंगे होंगे, आने वाले समय में लोग लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि सरकारें आंखें बंद करके बैठी हुई हैं, न्यायतंत्र आंख बंद कर चुका है। और ये जब होगा तब फिर पूरा अपराध, पूरा पाप जो है हिंदुओं के ऊपर थोपा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज चर्चा करने जा रहे हैं हम हलाल इकोनॉमी पे, और हलाल शब्द क्या है, उसके मायने क्या थे। कुरान में 56 बार आता है, जिसमें 21 बार वो फूड यानी ईटिंग आइटम्स के संदर्भ में है, और बाकी टाइम में वो किस तरह से परमिसिबल कि क्या लीगल है, वैध क्या है कुरानिक तरीके से, और उसके बाद उसका स्वरूप किस तरह से बदला है, कैसे ये भोजन से निकलकर फैशन में, इन्वेस्टमेंट में, टूर्स एंड ट्रेवल्स में, हलाल घरों में और तमाम जगहों पर पहुंचकर एक $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की तरफ अग्रसर है। सिर्फ ये हलाल इकॉनमी की मैं बात कर रहा हूँ, और उस पर मैं आगे आपको आंकड़े दूंगा, और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर अभी जो कर्नाटक में भाजपा के एक नेता हैं सीटी रवि, उन्होंने अभी बोला है कि हलाल तंत्र जो है, हलाल इकॉनमी जो है, वो एक तरह से इकोनॉमिक जिहाद है। तो क्या हम हर शब्द में जिहाद लगाकर उसको एक तरह से, आजकल हर चीज़ में जिहाद लगा दिया जाता है, और वो इतना सामान्य हो गया है कि लोग उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये भी ऐसे ही एक मतलब एक चला दिया फैशनेबल वर्ड है। तो क्या यह वाकई इकोनॉमिक जिहाद है? जिहाद क्या होता है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हलाल है क्या और ये कैसे काम करता है। हलाल का जो एकदम जो शाब्दिक अर्थ है, दो चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ आपके लिए हलाल है, कुछ हराम है, और एक तीसरा होता है जो इन बिटवीन होता है, मतलब आप कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं, तो वो है, तो उसको हम हटा देते हैं। हलाल क्या है कि जिन चीज़ों को, जिन बातों को, जिन तरीक़ों को सही ठहराया गया उचित, और हराम हो गया अनुचित। और ये जब ठहराया गया था, ये 1400 साल पहले इस्लाम के अभ्युदय के समय की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर उस वक्त के हिसाब से कि आप ये नहीं खा सकते, मान लीजिए सूअर को या गिरगिट होता है उसको, इन सब को हराम मानने के पीछे एक सोच थी। उस वक्त प्लेग फैलता था, सूअरों से रोग फैलते थे, तो इस कारण से वहाँ से कह दिया गया, और वो कहीं ना कहीं आते जाता है। फिर गिरगिट जो है, उसने शायद मोहम्मद साहब को या किसी को धोखा दिया था, एक कुएं के ऊपर बता दिया था कि इसमें छुपे हुए मुस्लिम, इस तरह की कोई चीज़ थी, तो उसके कारण उसको भी हम मतलब मुस्लिम समुदाय जो हराम मानता है। इसी तरह की छोटी छोटी एनेक्डोट्स हैं जिसके कारण जो कई दूसरी चीज़ें हैं, चाहे भोजन को लेके हो, उनको अपने जीवन में लाने की, उसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। दवाई तक में या अल्कोहल होता है, उसके कंजम्पशन में कितना अलाउड है, कितना अलाउड नहीं है। तो इन्हीं को मूलतः उस समय की जीवन शैली के हिसाब से हलाल और हराम के कैटेगरी में रखा गया था। और तीसरा मैंने जो बोला वो एक कंफ्यूज टाइप का स्टैंस है, कि वो बीच का ग्रे एरिया टाइप का है, कि उसके लिए आपको शायद मौलवी हों या जो भी मजहब के जानकार हैं, वो आपको बताएंगे कि ये सही है या नहीं। अब इसको जब हम इकोनॉमिक संदर्भ में देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं, जिसको हलाल इकोनॉमी बोला जाता है, तब वहाँ पर जो है समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और समस्या सच ऐसी नहीं है कि मतलब दूसरे धर्मों को, दूसरे रिलीजन्स को इसमें समस्या होनी चाहिए। समस्या कब होती है कि हलाल तंत्र जो है इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, वो अपने आप में एक ऐसा तंत्र है जिसमें नॉन मुस्लिम्स को एक तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया ऑन पर्पस। इसमें इस तरह के रूल बना दिए गए जिसका ना तो कुरान से ना हदीस से
किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसका पूरी तरह से अभी की सामाजिक स्थिति से और इस्लाम के एक तरह से कह सकते हैं कि आप साम्राज्यवादी प्रसार जो है, जो बियॉन्ड नेशंस जाता है, उसको लेके है कि अगर हम इकोनॉमिक माइट बन जाते हैं एक उम्मा के तौर पर, तब हम कैसे अपने रिलीजन को बेहतर प्रोपोगेट करने में सफल रहेंगे और हम इस तरह की एक व्यवस्था बन जाएंगे कि हमें चाहे वेस्ट हो या ईस्ट हो, जो भी हमारे सो कॉल्ड दुश्मन हैं, वो हमसे पंगे ना ले या वो एक बार सोचे कि उन्हें कैसा लगेगा। यही जब अर्थव्यवस्था में ट्रांसलेट होता है तो वो एक इकोनॉमिक अपार्थाइड जो बोलते हैं उस तरह से प्रतिफलित होकर हम लोगों को दिखता है। एक्सक्लूजन क्यों है नॉन मुस्लिम्स का? एकदम बेसिक सी बात करूं, अगर हम मीट प्रोसेसिंग की बात करते हैं, उसमें हलाल क्या होता है? हमें लगता है कि हलाल जो कुरान में वर्णित है वो सीधा इस तरह से है कि जिसको आप हलाल करने जा रहे हैं, जानवर हो या पक्षी हो, साफ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, उसको कोई रोग ना हो। उसको जब आप काट रहे हो तो उसमें वेन्स तक डिफाइंड है कि कौन सी विंड पाइप जो है उसको काटनी है, जगुलर काटना है, और उसके बाद आपको कलमा पढ़ना है। और काटते समय अगर आप मक्का की तरफ फेस कर सके तो और बेहतर है। ये हलाल माना जाता है। अब हलाल इकोनॉमी में ये कैसे ट्रांसलेट होता है कि जिस व्यक्ति ने मुर्गी पाली है या मुर्गा पाला है, जिसका मुर्गा फार्म है, वो मुस्लिम होना चाहिए। उसके बाद जिसने उसको काटा है वो मुस्लिम होना चाहिए, जिसने उसको धोया है वो मुस्लिम होना चाहिए, जो उसको पैक कर रहा है वो मुस्लिम होना चाहिए, जो उस पर लेबल लगा रहा है वो मुस्लिम होना चाहिए, और उस पूरे सिस्टम को ऑडिट करके सर्टिफाई करने वाला हलाल का जो लोगो लगता है वो मुस्लिम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मूलतः जो नॉन मुस्लिम समाज है, जो मांस के ट्रेड में था, व्यापार में था, वो अचानक से एक पूरे सिस्टम से अलग हो जाता है। अब आपका प्रश्न होगा कि अजीत जी अलग कैसे हो जाएंगे? मतलब इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, सबका अपना सप्लाई चेन होता है। तो इसमें जो एक ट्रिकी सिचुएशन है वो यह है कि आप जितने भी भारत के जितने भी बड़े शहर हैं, उसमें जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं या होटलों के चेन हैं, उसमें मूलतः सिर्फ और सिर्फ हलाल मीट ही सर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को हलाल से समस्या होनी चाहिए थी, उन्होंने कभी इस पर स्वर तीव्र नहीं किए। मुस्लिम तो जाएगा वहीं पे जाएगा जहां उसको हलाल मिलेगा, क्योंकि वो उसकी मजहबी भावनाओं के मतलब विरोध में हो जाता है अगर वो हलाल नहीं खाता है। हिंदुओं को फ़र्क नहीं पड़ता, पंजाबियों को मतलब सिख को फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिश्चियंस को फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आप मीट दे दीजिए वो खा लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी जागरूकता आई है कि हम झटका खाना चाहते हैं इस तरह से, लेकिन फिर भी आखिर हलाल ही हर जगह क्यों जाता है और कैसे नॉन मुस्लिम जो है एक्सक्लूड हो गए? उसका रीज़न यही है कि जब डिमांड जो है, जहां आपको सप्लाई करना है, वो सिर्फ और सिर्फ हलाल सर्टिफाइड मीट ही मांगता है, तब आप नॉन हलाल वाले जो हैं, जिनका धर्म उन्हें परमिट नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है कि आप हलाल नहीं झटका करके मीट को काटें और अपने तरीके से करें, तो अचानक से वो पूरी आबादी जो है उस पूरे अर्थतंत्र से गायब कर दी जाती है। दूसरी बात जो है इसमें कि अब धीरे धीरे फोर्स्ड इंक्लूजन होने लगा है कि सिर्फ मुस्लिम ही इस पूरे तंत्र में रहे। एक तो फूड वाला मैंने बोला, उसमें तो मान लेते हैं कि चलिए कि कुरान में लिखा हुआ है इस तरह से है इसलिए वहाँ पे होता है। कुरान में सिर्फ 2 ही स्टेप लिखा हुआ है कि काटने वाला मुस्लिम होना चाहिए, वो बर्ड जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, या जानवर जो उसको रोग नहीं होना चाहिए, इतना ही है। लेकिन पीछे के सारे प्रोसेस को जब आप इंक्लूड कर लिया तो वो जो हो जाता है कि और आप उसमें असर्टेन कर रहे हैं जो हलाल अथॉरिटीज़ हैं, 5-6 हैं इंडिया में, जैसे जमात इस्लामी है शायद, उसका एक चलता है, हलाल अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके, हलाल इंडिया लिमिटेड है। ये सब वो लोगो देते हैं जो आप अभी मतलब पूरा चर्चा में आया था कि कैडबरी हलाल यूज करता है, तो क्या कहते हैं हिमालय पे आया था, बाबा रामदेव का पतंजलि का प्रोडक्ट है उस पर हलाल का सर्टिफिकेशन क्यों होता है, हल्दीराम पे क्यों होता है, तो उसका यही कारण है। अब क्या है कि जब आप एक चीज़ में वो घुसाते हैं, उसके बाद बाकी हर प्रोडक्ट में, अब आलू में भी
आलू का जो चिप्स बनता है उसका हलाल और हराम से क्या लेना देना है। लेकिन अब उसमें भी वो घुस गया है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप कहते हैं कि हलाल के लिए जब बोला जाता है कि क्यों सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसमें से ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है कंप्लीटली मजहबी कोण जो है निकाल देती है कि नहीं नहीं, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और जो शब्द आप पढ़ेंगे जो वो बताते हैं उसमें है एथिकल ट्रीटमेंट। जब तुम जानवर को मार रहे हो गला रेत रेत कर, उसमें एथिकल क्या है कि हम उसको नहला के मार रहे हैं। ये कितना फंडामेंटली अपने आप में गलत है कि हम एथिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाइजीन बोला जाएगा, शब्द आप सुनिए, एक जगह से मैं कोट कर रहा हूं, एज सच द वैल्यूज प्रोमोटेड बाय हलाल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टीवर्डशिप ऑफ द अर्थ। आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि बीफ का जो है या कैटल मीट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट और अर्थ को हार्म करता है। सबसे ज़्यादा मीथेन उत्सर्जन होता है उसके कारण, जो ऊपर ओजोन लेयर को हार्म करता है। और ये घास जो चरते हैं भूमि के ऊपर जो होता है, उसमें जो उसकी फर्टिलिटी जो है धीरे धीरे नष्ट होती है, और भी कई चीज़ें, पूरा एक इकोसिस्टम उससे डिस्टर्ब होता है। मीट के प्रोसेसिंग में पानी जितना बर्बाद होता है, ये किसी भी तरीके से साइंटिफिक तरीके से जो एम्पिरिकल एविडेंसेज है हमारे पास, किसी भी स्तर पर ये जो स्टीवर्डशिप ऑफ द अर्थ लेने की बात करते हैं उस पर खरा नहीं उतरता। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, जब तुमने इफेक्टिवली गैर मुस्लिमों को हटा दिया है अपने पूरे सप्लाई चेन से, और तुम्हारा मतलब इनका लक्ष्य है, अभी मैं तुर्की के एक व्यक्ति का स्टेटमेंट पढ़ूंगा आगे जब मैं दूसरे संदर्भ में चर्चा करूंगा, तब वहां पे कह रहे हैं कि पूरा साइकिल फ्रॉम फार्म टू द एंड यूजर मुस्लिम ही होना चाहिए। तब तुम कैसे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हो। उसके बाद लिखते हैं, एनिमल वेलफेयर एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट हैव गैदर्ड इंटरेस्ट बियॉन्ड इट्स रिलीजियस कंप्लायंसेस। अब वही है कि जब आपके पास मीडिया का एक तंत्र हो, पीआर इस तरह का हो, और जब बार बार इन चीज़ों को आप असर्ट करते हैं जो आप बिलीव नहीं करते हैं, एक दिन में करोड़ों टर्की काटे जाते हैं। अब क्रिश्चियंस आके कहने लगे कि नहीं, हम बहुत ही ह्यूमन तरीके से एनिमल्स को, टर्की को काटते हैं। ये तो मूर्खता है। किसी को काटने में, किसी जीव को काटने में कोई एथिकल बात नहीं होती है। हम या आप जो भी मांसाहारी हैं वो इस पार्ट को स्विच ऑफ करके चलते हैं। ये लोड नहीं लेते हैं कि नहीं, वो जो मुर्गा हम खा रहे हैं वो एथिकली मारा गया, नहीं, हम उस चीज़ को कंप्लीटली हटा देते हैं और हम खाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हमारे प्रोटीन के हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हमें जो है फल सब्जी अच्छे नहीं लगते हैं जिससे प्रोटीन मिलता है, हम चिकन खाते हैं, इस तरह की चीज़ है। तो इसमें कम से कम ये एथिकल होने का और सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का और अर्थ को जो है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से मतलब उसको क्रेडल करने का, उसको गोद में लेने का, उसको पालने का, उसको जो सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने, ये बड़े बड़े शब्दों में अपने इस पापी कृत्य को या कंप्लीटली इकोनॉमिक अपार्थाइड जो है जो आप चलाना चाह रहे हैं, जिससे जो एकदम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं दूसरे धर्मों के लोगों को, उनको इन सब चीज़ों में वो छुपाने की कोशिश ना की जाए। कुरान में मैंने बताया आपको कि 56 जगह पे हलाल का प्रयोग हुआ, 21 बार भोजन के संदर्भ में हुआ है। और उसके बाद फिर जो पैगंबर मोहम्मद हैं तो उनकी चर्चाओं में उनके जीवन को लेके जो हदीत है तो उसमें कई बार आता है कि क्या हराम है क्या हलाल है। अब फिर इसको मैं वही कहूँगा कि आप इस संदर्भ में देखिए कि वो 1400 साल पुरानी बातें थी, विश्व बदल रहा है। और एक तबलीगी जमात है जो अभी भी कहता है कि हम जो उस समय जिस तरह से मुस्लिम का लाइफ था, जीवन था, हम उसी तरह से रहेंगे, नो मैटर व्हाट
एंड वेयर वी आर लिविंग, हम कहाँ रह रहे हैं, हम किस परिस्थिति में, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में हैं, हम उसी तरह से रहेंगे। ये तबलीगी जमात वालों का है। और इधर है कि धीरे धीरे अब जैसे अभी रमज़ान चल रहा है तो इसमें कई बार अब आप जाके वीडियो देखेंगे कि लोग पूछते हैं कि क्या, मान लीजिए एक उदाहरण है कि क्या रमज़ान के महीने में इंटरटेनमेंट, मूवी देखना, लैपटॉप पे या फ़ोन पे वीडियोस देखना जो कि मनोरंजन का एक साधन है, वो सही है कि नहीं। तो लैपटॉप और ये तो मोहम्मद के ज़माने में था नहीं, वो तो अभी आया है। तो संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए मौलवी बताते हैं कि ये सही है या नहीं है, उचित है या अनुचित है। तो उसी तरह जो उस समय था, जिस स्थिति में था, वो इवॉल्व होते होते अब ये हलाल इकोनॉमी का रूप ले चुका है। अब इसमें फिर वही हलाल और हराम में देखेंगे आप कि कई चीज़ें जो पहले हराम थी वो अब हलाल हो गई। फॉर एग्जाम्पल लाउड स्पीकर का यूज़ अजान देने के लिए, ये हराम था, इसीलिए आप मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज जो है वहाँ पे ये अलाउड नहीं है। लेकिन जिन जगहों पे ये माइनॉरिटी में है मुस्लिम, उन जगहों पे अब ये हलाल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इससे इस्लाम प्रोपगेट होता है और इस्लाम के प्रभुत्व का डंका बजता रहता है दिन में 5 बार। तो इस कारण अब ये हलाल से हराम से हलाल हो गया, मतलब अनुचित से उचित हो गया है, इल्लीगल से लीगल हो गया इस्लामिक संदर्भ में। उसके बाद आप देखेंगे कॉस्मेटिक्स, बनना संवरना, इसको तबलीगी जमात वाले हराम मानते हैं। मैं एक देवबंदी बच्चे से बात कर रहा था, 3-4 थे, वो बाल में न कंघी थी, कुछ नहीं था। हमने पूछा कि यार तुम मतलब ऐसे कैसे, मतलब कम से कम अपना चेहरा तो मिरर में देखा करो कि कैसे लग रहे हो, क्या लग। बोला कि नहीं, आईना देखना हराम है, सजना संवरना हराम है। तो उसका वो है। लेकिन अब हलाल कॉस्मेटिक्स आ गया और इनके नंबर्स मैं बताऊंगा कि कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री एक एक सेगमेंट है। कॉस्मेटिक्स का हो गया, हलाल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, हलाल टूर एंड ट्रेवल्स है, हलाल फूड है, हलाल फार्मास्यूटिकल्स है। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। डेटिंग कंप्लीटली हराम चीज़ है, लेकिन अब आपको हलाल तरीके से डेटिंग सिखाई जाती है कि शरीयत के दायरे में रहकर आप डेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये 2-4 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वाइन है, अल्कोहल को हराम माना गया इस्लाम में, लेकिन उस पर अब डिबेट होता है कि कितना परसेंट। फ्रूट में भी अल्कोहल होता है, तो फ्रूट का जूस जब तक फर्मेंट ना हो जाए तब तक हलाल है, और फर्मेंट हो जाता है तो हराम हो जाता है। उसको अब आप इसमें कहने लगे कि मोहम्मद साहब के जीवन से एक संदर्भ आता है कि एक कुएं में मान लीजिए कोई जानवर गिर गया या नदी में गिर गया, तो हम उसका पानी पिए कि नहीं, वो हलाल है कि हराम है। तो बताते हैं कि अगर एक बड़ा सा बर्तन है पानी का और उसमें एक बूंद रक्त की गिर गई या जहर का गिर गया, वो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, तो वो आप पी सकते हैं। तो उसी लॉजिक को अब शराब में अगर लागू कर दिया जाए, तो जब इस पे डिबेट होती है, और ये इस्लामिक स्कॉलर्स के बीच की डिबेट है कि अगर आप मूलतः इसको हराम बनाया क्यों गया है शराब को, ताकि आप पीकर उपद्रव ना करें। यही एक रीजन होता है, क्योंकि शराब जो आपके मानसिक तंतुओं पर, न्यूरॉन्स पर कब्जा करता है, और वो मोटर न्यूरॉन्स आपके हिल जाते हैं, आप इधर उधर, फिर आपकी बोली जो है बिगड़ जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस कारण हराम था। अब क्या है कि अब आप इसको हलाल कह सकते हैं कि अगर पीने वाला अपना नियंत्रण नहीं खोता, जो मूल उद्देश्य है किसी चीज़ को हलाल या हराम बनाने, इस तरह से चलता है। अब मैं इकोनॉमी की बात करूंगा कि हलाल इकोनॉमी का दायरा कितना व्यापक है। प्रोजेक्टेड है $7 ट्रिलियन 2024 तक ये हो जाएगा। इसको संदर्भ में अगर दिखाऊं तो इससे बड़ी इकोनॉमी सिर्फ 2 है, यूएस की और चाइना की। पूरे दुनिया में अगर हलाल तंत्र को एक इकोनॉमी की तरह देखा जाए तो इससे बड़ी इकोनॉमी सिर्फ यूएस और चाइना की है। अब इसमें से मैं आपको कुछ
आंकड़े बताना चाहूँगा कि हलाल फूड का जो बाज़ार है 2018 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर की थी। ट्रिलियन में, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, मतलब 1369 बिलियन का था। और 2024 तक एक्सपेक्टेड है ये सिर्फ हलाल फूड 1.972 ट्रिलियन हो जाएगा, लगभग 2 ट्रिलियन का व्यापार हो जाएगा। फैशन की बात करें, हलाल फैशन मॉडेस्ट फैशन को बोलते हैं, जिसमें आप मतलब वही रिवीलिंग क्लोथ्स या जो भी है इस्लामिक कल्चर के हिसाब से जो ये डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से जो फैशन है, उसके हिसाब से जो कपड़े बनते हैं, उसके हिसाब से जो कॉस्मेटिक्स होंगे, लिपस्टिक हो गया, चश्मा हो गया, सब कुछ उसमें आता है। वो 283 बिलियन डॉलर का था 2018 तक, और 2024 तक ये 402 बिलियन डॉलर तक प्रोजेक्टेड है होने का। संदर्भ में बताऊं तो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी का 2 गुना हो जाएगा 2024 में। सिर्फ एक एस्पेक्ट, ट्रिलियन वाला फूड तो मैंने हटा ही दिया, जो 2 ट्रिलियन डॉलर लगभग हो जाएगा। सिर्फ फैशन जो है वो 402 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। मीडिया एंड रिक्रिएशन, मीडिया एंड रिक्रिएशन क्या है? तो आप अगर नेटफ्लिक्स पे जाएं और इस तरह के जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे अब धीरे धीरे मुस्लिम लोगों के विचारों के हिसाब से उनके कल्चर को सूट करने वाले शोज़ तैयार हो रहे हैं, वैसी फिल्में बन रही हैं, या इस्लाम के प्रोपगेशन को लेके फिल्में बनती हैं, उसको ये लोग हलाल मीडिया और रिक्रिएशन में डालते हैं। इसका पर्पस वही है, एक तो जो 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं जो इनके कंज्यूमर्स हैं इस तरह की इंडस्ट्री के मीडिया और रिक्रिएशन की, उनको कुछ देखने के लिए मिले जो उनको ऑफेंसिव ना लगे, उनके कल्चर के बारे में, उनके इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में ये सब हो। और दूसरा ये है कि जो लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं, जो इनका मकसद है, वो भी जाने कि ये इस तरह की सोसाइटी है जो हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। 220 बिलियन डॉलर की थी 2018 तक, और 309 बिलियन डॉलर की 2024 तक की हो जाएगी। उसके बाद आता है मुस्लिम फ्रेंडली ट्रैवल। मैं 6 कोर सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें आता है। उसमें क्या है कि मुस्लिम फ्रेंडली ट्रैवल में 189 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये थी 2018 तक, 2024 तक 274 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। ये क्या है मुस्लिम फ्रेंडली ट्रैवल? इसमें है कि वही एंड टू एंड वाली बात होगी कि आप कार से उतरे, वहाँ से आपको कोई मुस्लिम पिकअप करेगा, आपको होटल में जो ले जाएगा वो मुस्लिम ऑन्ड होगा, इस्लामिक तरीके से उसकी साफ़ सफाई होगी, और वहाँ के और जो एमिनिटीज़ हैं वो आपके, अब जैसे स्विमिंग पूल होगा तो मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। वहाँ जो एंटरटेनमेंट के होंगे वो हलाल एंटरटेनमेंट होंगे। वहाँ जो टूरिज़्म के बाकी चीज़ें हैं जहाँ आपको घुमाने ले जाया जाएगा, सारा हलाल सिस्टम के अंतर्गत होगा। आप जो कंज्यूम करेंगे वो हलाल होगा, मुस्लिमों द्वारा प्रिपेयर्ड होगा, उसमें नॉन मुस्लिम कहीं नहीं होंगे। हलाल एयरलाइंस अब चल रही, हलाल चश्मे चल रहे हैं। तो इन सब को लेके आप देखें तो कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो कंज्यूमर जो खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, वो कुल 2.2 ट्रिलियन डॉलर की स्पेंडिंग जो है 2018 तक हो चुकी थी। इसी में फिर हलाल फार्मास्यूटिकल्स आता है। अब आप कहें कि दवाई में क्या होता है हलाल? सुअर की चर्बी होती है, जेलेटिन होती है, उसका कई जगह पे इस्तेमाल होता है। फिर अल्कोहल या स्पिरिट का इस्तेमाल कई जगह पे होता है फार्मा इंडस्ट्री में। तो अब वही है कि उद्देश्य कुछ भी रहा हो सुअर को हराम बनाने का, लेकिन अब यह आ गया कि उससे पिग से रिलेटेड कोई भी चीज़ मतलब कि उसके डीएनए तक का ट्रेस नहीं होना चाहिए हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें यह आ जाता है। फार्मास्यूटिकल्स भी, उसमें अब हलाल सर्टिफिकेशन होता है कि इसमें कोई भी उस तरह की चीज़ नहीं, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उसको। जैसे वैक्सीनेशन को लेके आपने सुना होगा, तो उसमें भी अब हलाल वैक्सीन आए हैं जिसमें बोला गया कि हम जेलेटिन का यूज नहीं करेंगे, या बोर या पिग होते हैं इनके वैरायटी का हम प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह से उसके ट्रेस नहीं होने चाहिए। 92 बिलियन डॉलर की थी और ये 134 बिलियन डॉलर की 2024 में हो जाएगी। उसके बाद हलाल कॉस्मेटिक्स आता है 64 बिलियन डॉलर का। ये रिलेटिवली थोड़ा सा नया इंडस्ट्री है, 2018 में 64 बिलियन का था और 2024 में 95 बिलियन का हो जाएगा, लगभग 7%
प्रतिवर्ष की दर से ये ग्रोथ कर रहा है। अब आता है ये पूरा जो हो गया प्रोजेक्शन है 3.2 ट्रिलियन डॉलर 2024 तक का। ठीक, अभी तक था ये आपको 2.2 अभी तक स्पेंड हो रहा था और उसके बाद ये बढ़कर इसका है कि ये 2024 तक 3.2 चला जाएगा। अब इसमें एक और चीज जुड़ता है, इस्लामिक फाइनेंसिंग। वो अकेले जो एसेट्स हैं इनके वो है 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स। भारत की इकॉनमी 3 ट्रिलियन डॉलर के, मतलब पूरी जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर के लगभग है। उसमें आप सोच लीजिए कि 2.5 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ इस्लामिक फाइनेंशियल एसेट्स हैं। 2.5 ट्रिलियन डॉलर ये थे 2018 तक और ये बढ़ के 3.472 ट्रिलियन डॉलर चला जाएगा। मैं जानता हूं कि आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग में दर्द पहुंचने लगा होगा इतना डेटा जान के, लेकिन फिर भी हमें इन सब चीज़ों को समझना आवश्यक है जब हम बात कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना विशाल है इसका दायरा और आखिर ये अंततः पहुंचना कहाँ चाह रहा है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली जब इस पे चर्चा होता है तो घूम फिर के हम 2-4 बातों पे करने लगते हैं कि ये एक ऐसा तंत्र है जिससे हिंदुओं को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये तो हमारे मंदिरों में दुकान खोलते हैं, हम इनके मस्जिदों में दुकान नहीं खोलते। ये 4-5 सतही बातों पे हम चर्चा करते रह जाते हैं। हमारे पास उससे आगे इस पूरे तंत्र को समझने के लिए कुछ खास होता नहीं है। अब एक रफ़े हनीफ हैं, उन्होंने जो सीईओ हैं HSBC अमाना मलेशिया के, बाय द वे मलेशिया जो है एक इन्होंने बनाया हुआ है टॉप 10 कंट्रीज जो है ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी इंडिकेटर रैंकिंग्स जो आता है उसमें मलेशिया नंबर 1 पे है, जो हलाल इकोनॉमी को, इस्लामिक इकोनॉमी जो है उसके कितने पॉइंटर्स को फॉलो करता है उससे इनकी रैंकिंग होती है। मलेशिया नंबर 1 पे है, फिर UAE है, बहरीन है, सऊदी है, इंडोनेशिया है, ओमान, जॉर्डन, पाकिस्तान, कुवैत और कतर, उसी 1 से लेके 10 तक मैंने आपको बताया है। अब हॉट सेक्टर्स फॉर ग्रोथ जो है इसमें आ जाता है हलाल इंग्रेडिएंट्स। अभी तक सिर्फ मीट था, अब मीट बेस्ड फूड जो होंगे तो उसमें जो मसाला पड़ रहा है, उसमें जो बाकी आइटम्स आप सैंडविच बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या लग रहा है वो भी हलाल होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, तो मलेशिया के जो ये रफ़े हनीफ हैं उन्होंने बोला है, और एग्जैक्ट कोट में उनका यूज़ करना चाहूँगा, इफ़ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अ हलाल इकोनॉमी वी हैव टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच। अगर हम पूरी तरह से एक पूर्ण हलाल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक संपूर्णता में एक अप्रोच लेना चाहिए। और वो अप्रोच क्या है, द होल साइकिल, द होल चेन हैज़ टू बी हलाल फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनेंसिंग। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये होल साइकिल और होल चेन क्या है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उद्देश्य सिर्फ जो अभी है उतने पे नहीं रुका हुआ है। जो 60 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो रही है 2024 में, वहीं तक नहीं है, इसको एक्सपैंड करने में क्या है। और ये बाय नेचर फंडामेंटली एक्सक्लूजनरी है इनका मोटिव, कि अभी जहां तक है उसमें तो आ रहा है कि बाबा रामदेव भी जो है वो भी अपना चिप्स छाप रहे हैं, उस पर हलाल कर रहे हैं। अब इनका है एंड टू एंड, आलू उपजाने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, जो बेच रहा है रिटेलर वो भी, थोक में जो ले रहा है वो भी, उसको छीलने वाला, पूरी फैक्ट्री जो है हलाल सर्टिफिकेशन पे काम करे। ये पूरा जब तक नहीं होगा तब तक हलाल का पूरा साइकिल, जो ये रफ़े हनीफ हैं CEO HSBC अमाना मलेशिया के, और इन्होंने ये OIC का एक कॉन्फ्रेंस था हलाल इकोनॉमी को लेके, वहाँ पे उन्होंने ये सारी बातें बोली। अब देखिए कि एक तरफ से इस तरह का इंसिस्टेंस आ रहा है और ये प्रोजेक्शन है इनका, ये इनका विज़न है कि हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अभी हमने और आपने कर्नाटक के कोस्टल टेम्पल्स का जो मेला होता है, तटीय क्षेत्रों में मेले चल रहे थे, तो उसमें कई मेला समितियों ने जो हिजाब वाला राव हुआ था और उसके बाद फिर लोग मान नहीं रहे थे, मुस्लिम शॉपकीपर्स ने दुकानें बंद कर ली थी, जो उडुपी का क्षेत्र है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लोगों को अपने मेले में व्यापार नहीं करने देंगे और उन्हें टेंडर प्रोसेस जो होता है उसमें हम नहीं आने देंगे। इस पर खूब बवाल हुआ। और फिर अगर आपको याद हो तो
मल्लिकार्जुन टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की जो देवस्थानम बोर्ड है उसको बोला कि तुम फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है उसको अफेक्ट कर रहे हो अगर एक मुस्लिम को अपने प्रेमाइसेस में फूल या जो भी वो बेचना चाह रहा है वो बेचने नहीं दे रहे हो। और इसको पूरा जो इस्लामिक व्यापारियों का संगठन था उन्होंने पूरा हेल किया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया है। सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या करता है इसी बिंदु पे हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ है कि अपना तंत्र ये कंप्लीटली एक शेल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें नॉन मुस्लिम्स आर नॉट इनवाइटेड, ये पूरा लिखा हुआ है, और अगर आपको आना है तो एक अलग फी देना पड़ेगा पर ईयर पर प्रोडक्ट, इस तरह से देना पड़ेगा। उसमें आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप मुस्लिम लोगों को रोजगार दें। ठीक, ये एक हो गया कि हमने अपना तो ये बना लिया। दूसरा ये है कि हर जगह लीगल रेमेडी का यूज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, वहाँ जाकर कहते हैं कि हम हिंदुओं के जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, उसके सामने हमें दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट किस तरह से एक वैसे तंत्र को जिसने अपने आप को परिभाषित कर लिया है कि हम तो जो है एंड टू एंड मुस्लिम जो रहेगा उसमें उसी को हम मानते हैं और वही तंत्र है, और तुम्हें बेचना है तो तुम जो है हलाल सर्टिफिकेशन तुम्हें लेना पड़ेगा, वो करके नॉन मुस्लिम्स को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया है। तो इस पे कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेती। और दूसरी तरफ जो चीज़ हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, पवित्र है, और वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे चूंकि वो पूछता नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और क्या बेच रहे हो, कहाँ से लाए हो, वो एज्यूम करता है सिर्फ फेथ के बल पे कि मैं जिस मंदिर में जा रहा हूँ उसकी समिति ने हिंदुओं को रोजगार दिया होगा या हिंदू ही दुकान खोले बैठा होगा। क्योंकि एक हिंदू जानता है कि फूल हो या घी हो या प्रसाद हो वो कहाँ से आया है, उसको प्रिपेयर करने में जो एक तो आस्था होती है कि मैं ये जो बना रहा हूं ये अंततः भगवान के भोग में जाएगा, तो वो आस्था एक मुस्लिम में कहां से आएगी, क्यों आएगी? प्रश्न यह है कि जो बुतों से नफरत करने का इतिहास रहा है, बुतों को तोड़ने का इतिहास रहा है, वो क्यों कर अपनी आस्था प्रसाद तैयार करते वक्त उस देवता में लगाएगा? ये एक प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर क्या है? तो फिर आप उसको बिठा देते हैं और जो हिंदू वहां पे जाता है वो तो नाम नहीं पूछेगा, और नाम अगर गलती से पूछ लिया तो वीडियो बन जाएगा और वो बिगट हो जाएगा, वो कम्युनल हो जाएगा। वो मुस्लिम कभी कम्युनल नहीं होता है जो रेस्टोरेंट में जाके पूछे कि ये हलाल है कि नहीं। हिंदू अगर पूछ देगा कि हाँ झटका सर्व होता है कि नहीं, तो वो कम्युनल हो जाएगा। दोनों के अपने अपने मजहबी और धार्मिक अधिकार हैं, लेकिन एक सांप्रदायिक हो जाता है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण से चलता है, एक हेट कर रहा है, घृणा कर रहा है, और दूसरा जो है नहीं ये तो जी इनके मजहब की तो रिक्वायरमेंट है, ये तो करना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही है। मतलब उनकी चीज़ें हमने स्वीकार कर ली। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 25,000 करोड़ का मीट का व्यापार है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भारत में, और 2021 के जनवरी तक संस्था जो है भारत में APEDA करके है, वो सिर्फ और सिर्फ हलाल मीट ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती थी। मतलब आपको 25,000 करोड़ के मांस के व्यापार से अगर जुड़ना है तो सरकार ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी कि सिर्फ उसमें हलाल वाले ही जुड़ सकते हैं। आप सोचिए इन बातों को। बाद में जो है लोगों ने हो हल्ला किया तो सरकार ने उस शब्द को और उस चीज़ को हटाया है। कोर्ट ने नहीं हटाया, कोर्ट लेकिन ज्ञान पूरा देती है। खैर, अब बात इस पे करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन कौन देता है, कहाँ से आता है, क्यों आवश्यक होता है। ये हलाल सर्टिफिकेशन मूलतः तब आया था कि कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां आपको अगर सामान बेचना है तो वो चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं तो वो हलाल ही खाते हैं, तो आपको वहां बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है।
वहाँ जाने लगा। अब क्या हुआ कि जब यही हलाल तंत्र एक्सपैंड करने लगा तो इन्होंने कहा कि नहीं, भारत में भी 200 मिलियन 20 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं, तो वो भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो हमें तो उन्हें भी कैटर करना है, तो उन्हें भी हलाल मिलना चाहिए भाई। तब उन्होंने यहाँ पर भी हलाल सर्टिफिकेशन, आप जाएंगे तो ग्रीन कलर का एक आपको मिलेगा, हलाल इंडिया लिमिटेड या जो भी 4-5 संस्थाएं हैं उनमें से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लोगो होता है, आपके चिप्स के पैकेट पे होगा, आपके घी तक पे मिल जाएगा, आपको मांस पे तो होता ही है। इसकी आवश्यकता फिर भारत में भी बनाई गई, फिर विश्व में बनाई गई। फिर क्या हुआ कि ये इस तरह का एक सिस्टम बना दिया गया कि अगर आपके पास नहीं है तो आप मुसलमानों को बेच नहीं सकते। तो 20 करोड़ के मार्केट को आप इग्नोर कर रहे हैं एक तरह से। अब दूसरा एस्पेक्ट आप बोले कि फिर 100 करोड़ तो हिंदू भी हैं, तो हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता, वो जब खरीदते हैं चिप तो उसके पीछे देखेंगे कि नहीं हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं। उन्होंने नकल देखा था, ना आज देख रहे हैं, नकल देखेंगे तो वो खरीदते हैं। तो इस कारण से किसी को भी डबल सप्लाई चेन मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, 2 फैक्ट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। हलाल सब खा लेंगे, हलाल सब खरीद लेंगे, लेकिन नॉन हलाल 20 करोड़ आदमी नहीं खरीदेगा। या फिर और कर दे 2 अरब 200 करोड़ आदमी जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन जो कंज्यूमर है वो नहीं खरीदेगा। तो आप क्या करते हैं कि फंडामेंटली अपना पूरा सप्लाई का सिस्टम, अपना पूरा प्रोडक्शन का जो सिस्टम है आप हलाल तंत्र के हिसाब से बनाने लगते हैं, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो भी है वो सिर्फ ठप्पा नहीं लगाती, वो ऑडिट करती हैं। फिर एक बिजनेस के तौर पे, एक कंपनी के तौर पे आप ये सोचने लगते हैं कि मैं क्या 2 अब सेग्रीगेशन करूं या एक से काम चल रहा है, ठीक है दे दो जॉब यार, हमें ऑडिट हो जाएगा, हम जो है हलाल का सर्टिफिकेट ले लेंगे और हम लोगों को बेचेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इस तरह से होता है। और हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग सर्टिफिकेशन की अनुमति लेनी होती है, हर साल वो रिन्यू होता है। अब इसमें एक फंडामेंटल प्रश्न ये है कि अगर हलाल की जो बात है कि ये है कि भाई हाँ ये मुस्लिम के लिए एडिबल है, वो खा सकते हैं, तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ एक लिख दो कि इसमें जेलेटिन नहीं है, इस दवाई में लिख देते हैं। मांस है तो उसमें हम लिख देंगे कि भाई इसका प्रोक्योरमेंट से लेके और ये जो है इसमें कोई भी मतलब ये हलाल है, खाली लिख दो ना हलाल है। सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? सर्टिफिकेशन की आवश्यकता ज्यों ही पड़ती है तो पता चलता है कि काफिरों से पैसा लो और एक फिर सिस्टम क्रिएट हो रहा है कि वो पैसा कहीं जा रहा है, या आपने एक ऐसा तंत्र क्रिएट कर लिया है जहां पे आपको बिना किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े बिजनेसेस से हर साल हर प्रोडक्ट के लिए पैसा आता रहता है। ये हो गया। अब देखिए ये चला कहां से पहुंचा कहां पे। हलाल माने परमिसेबल, उचित, वैध। वहां से हो गया कि नहीं इस्लामिक है, इस्लामिक तरीका है, इसमें इस्लामिक कल्चर की बात है, इसमें इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इसमें आ जाता है, लाइफस्टाइल। फिर उसमें शब्द को बदला गया कि लोगों ने कहा कि हम इस्लामिक तरीके वाले क्यों खाएं, तो नहीं आप समझ नहीं रहे। हलाल जो होता है एथिकल होता है, वो मॉरल होता है। हम जो है पूरा एक अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, उसमें करुणा होती है, उसमें दया होती है। उसके बाद वो एथिकल से हाइजीनिक पे शिफ्ट होता है कि नहीं साफ़ सुथरा है, ये हेल्दी है, वो कह के बेचा गया। और फिर जो अंतिम इसका गोल है वो यहाँ तक है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम बेटर हैं, हमारा तरीका जो है हमने ये सुनिश्चित किया है, हम सर्टिफाई करते हैं कि हर एक स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो होते हैं और हम यूएन के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबिलिटी इन सब सूचकांकों को, इन सब इंडिसेस पर, इन सब के पॉइंटर्स पे बिंदुवार तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं। और तब जाकर आपके प्लेट में 1 किलो मटन या फिर 200 ग्राम चिप्स या कॉफ़ी या और तरह की चीज़ जो है आपके पास पहुंचती है। अब इसकी व्यापकता देखिए कि चेन्नई में एक है ग्लोबल हेल्थ सिटी,
50 से अधिक देशों के लोगों को केटर करने का ये दावा करता है और इट क्लेम्स टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड डाइटरी रेगुलेशंस एज पर द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। हॉस्पिटल बनाया है और चल रहा है वो टेनेट्स ऑफ इस्लाम के हिसाब से। जैसे कि हॉस्पिटल बनाने के लिए गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन, हॉस्पिटल में क्या किस चीज़ की आवश्यकता है? हाइजीन की, साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे है कि वो टेनेट्स ऑफ इस्लाम के तरफ चलता है। तो अब यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब होगी उसमें जो है हलाल प्रोडक्ट होंगे, हलाल मेडिसिन दिया जाएगा। वो जहाँ लोग रह रहे हैं उसके लिए वो इस्लामिक तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। केरल में आपने सुना होगा हलाल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जिसमें टॉयलेट जो है वो मक्का की तरफ नहीं होगा, उसका डायरेक्शन जो है घर का अलग होगा, आप जहाँ नमाज पढ़ेंगे उसका एक अलग डायरेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ये जो 6-7 मैंने आपको सेक्टर्स बताए उससे इतर ये और सेक्टर्स में अपने पांव जो है वो फैलाता जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये पूरा मुद्दा आया कहाँ से था, उस पर भी थोड़ी चर्चा जो है आवश्यक हो जाती है। 2 चीज़ आई थी, एक टेम्पल मेला की जो मैंने बात की, उसके बाद सीटी रवि ने जो कहा कि हलाल जो है वो इकोनॉमिक जिहाद है। अब आज के संदर्भ में ये हो गया है कि जिहाद का हमने इतना ओवर यूज कर दिया, हर चीज़ में लगा के, लैंड जिहाद, पानी जिहाद, कैक्टस जिहाद, हर चीज़ में जिहाद इतना घुसेड़ दिया है कि उस शब्द की मतलब उसको ट्रिवियलाइज कर दिया है हमने। वो इतना नॉर्मल हो गया है जैसे वो कुछ है ही नहीं। आप इंटरचेंजेबली जहाँ मन होता है आप वहाँ पे लिख देते हैं। और जब नेता होता है हाँ ठीक है, उनकी मंशा जो रही होगी वो यही कि ये एक तरह से एक एक्सक्लूजनरी है नेचर में, गैर मुसलमानों को ये पूरे तंत्र से अलग कर देता है और सुनिश्चित कर रहा है कि वो पूरा साइकिल जो है उसमें एंड टू एंड सिर्फ मुस्लिम हो। इस बात पे चर्चा आवश्यक है, होनी भी चाहिए। और फिर टेम्पल मेला में तो जिस तरह से अब रिटेलिएशन तो मिलेगा ही। अब अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार अगर नवरात्रों में मांस के दुकानों को बंद करने की खाली अपील कर सकती है, सरकार रेस्टोरेंट जो चलते हैं शहरों में वहाँ पे ये डिक्टेट नहीं दे सकती है कि तुम अगर हलाल बेचते हो तो तुम लिख के चिपकाओ कि यहाँ हम सिर्फ हलाल मीट बेचते हैं। तो ये डिक्लेरेशन ये तो सरकार की तरफ से आना चाहिए था। सरकार कुछ नहीं कर रही इस सिलसिले में। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, दिल्ली नगर निगम, इन्होंने कई जगहों पे बोला है कि ये प्रदर्शित करें, लेकिन मैं तो गया हूँ, मैंने तो नहीं देखा है कि दिल्ली में ये कम्प्लीटली फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये लोग नेतागिरी के चक्कर में जब तब इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन उसको कभी भी फॉलो नहीं किया जाता, उसको इन्फोर्स नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर पे बैन लगाया हुआ है, कितना प्रतिफलित हो रहा है कि कितना उस बैन को फॉलो किया जा रहा है हम और आप सब जानते हैं। उसी तरह हलाल मीट ही आप बेचते हैं, ये अगर आपको चिपकाना है लिख के तो कितने लोग चिपका रहे होंगे ये हम और आप सब जानते हैं। तो रिटेलिएशन मिलेगा, सरकार नहीं कर रही तो समाज कर रहा है। अब कर्नाटक में वहाँ पे इन लोगों ने, हिंदू संगठनों ने कहा कि नहीं, ये हमारा राइट है कि हम किससे क्या सामान खरीद रहे हैं। हम जो है, चूंकि मुस्लिम शॉपकीपर्स ने हिजाब पे जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि नहीं, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि हिजाब जो है कंपलसरी नहीं है इस्लाम में, इस तरह से एक रिलीजियस प्रैक्टिस जो है एसेंशियल नहीं है, ये बताया है। उसके बाद उन्होंने मार्केट बंद कर दिया था। तो बोला तुमने हमारे लिए हमारा जीवन जो है दूभर कर दिया, लाइफ डिसरप्ट होती है ना, आप मार्केट ही पूरा बंद कर देते हैं, तो हम भी तुमको नहीं आने देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया और ये एक प्रयोग था जो सफल रहा। अब मैं वहाँ आऊँगा, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है उस पे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि मैं नहीं जानता कि पहले क्या कहा गया है ऐसे संदर्भों में। टेम्पल की कमेटी होती है, वो स्वायत्त होती है, वो अपने रूल्स निर्धारित कर सकती है। तो जब यह बात चली कि मुस्लिम्स को हम टेंडरिंग प्रोसेस जो है उनका ठेका देने का, कि हर साल शायद रिन्यू होता है, उसमें किस किस को आमंत्रित किया जाए कि तुमको
टेम्पल प्रेमाइसेज में, परिसर जो है मंदिर का, उसमें दुकान लगाने दिया जाए, तो उसमें हम तय करेंगे किसको आने दिया जाए। और उन्होंने कहा कि नॉन हिंदूज नहीं आ सकते। केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले जो भी कहा गया हो हम उन सब को निरस्त कर देंगे अगर ये कहा गया है कि मुस्लिम वहाँ दुकान नहीं खोल सकता। उसके राइट टू लाइफ की बात है और वहाँ खोल सकता है। यहाँ पे ये लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट हलाल इकोनॉमी में यही ज्ञान क्यों नहीं देता है? ये तो विशुद्ध दोगलापन है कोर्टों का, जजों का। अगर आप आंख मूंदे बैठे हैं तभी आपको समझ में नहीं आएगा कि एक मंदिर के परिसर में 2-4 दुकानें अगर मुस्लिम की हैं या जो भी हैं, एक तो सैंक्टिटी वो प्रभावित होती है। क्यों कोई मुस्लिम लगाएगा मंदिर में दुकान? क्यों? मतलब आप कहेंगे कि क्यों नहीं लगा सकता, सेकुलर देश है। नहीं, प्रश्न यह है क्यों लगाएगा? वो कहीं और जाकर व्यापार करे। हिंदू तो मस्जिद में जाता नहीं है दुकान लगाने के लिए। लगा भी ले तो उसका समाज, मुस्लिम समाज उसका इतना बहिष्कार करेगा। दुकान छोड़ो यार, आदमी को रहने नहीं दे रहे हैं। कैराना मथुरा में हमने देखा है, कश्मीर बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है। दुकान छोड़ो, घर नहीं बनाने दे रहे हैं, घर में नहीं रहने दे, मेरे बनाए हुए घर में नहीं रहने दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं इसको दुकान, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ वो है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आंख बंद कर लेता है कि नहीं वो तो पुरानी घटना होगी कश्मीर वाली, उस पर सुनवाई तक करने से इनकार कर देता है। और दुकान पे कहता है कि नहीं उसके राइट टू लाइफ। हिंदुओं का राइट टू लाइफ कहां गया जज साहब? ये विशुद्ध दोगलापन है जजों का। और वही है कि जब तंत्र में हिजड़े जब सरकार में बैठे हुए हों, नपुंसक लोग जो इन मुद्दों पे चुप्पी साध लेते हैं, पता नहीं किसका विकास, किसका विश्वास ये ले जाना चाहते हैं। आपका न्याय तंत्र जो है इतना भ्रष्ट है, या आंख मूंदे धृतराष्ट्र की तरह जो है एक मोह में पड़ा हुआ है, या मैनेज कर लिया जाता है, ब्लैकमेल होते हैं ये लोग, तब फिर समाज तो रिटेलिएट करेगा ही। तब समाज कहेगा कि नहीं हमारे मंदिर मेले हैं, हम इसमें मुसलमानों को दुकान लगाने नहीं देंगे। और ये लोग, यही संस्थाएं, लोकतंत्र के जो 2 स्तंभ हैं, न्यायतंत्र और ये हिजड़ों की सरकारें, जो जहां भी, जिस भी स्टेट में जहां पे भी है, जो इन चीजों को आंख मूंद कर बर्दाश्त कर रही है, कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। इनके कारण आप देखेंगे कि आने वाले समय में दंगे होंगे, आने वाले समय में लोग लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि सरकारें आंखें बंद करके बैठी हुई हैं, न्यायतंत्र आंख बंद कर चुका है। और यह जब होगा तब फिर पूरा अपराध, पूरा पाप जो है हिंदुओं के ऊपर थोपा जाएगा। फिर से यह याद नहीं किया जाएगा कि गोधरा में 59 कार सेवकों को आग किसने लगाया था। फोकस पूरा यह होगा कि उसके बाद क्या हुआ, दंगों में मुसलमान मारे गए। मैं उस स्थिति से बचना चाहता हूं, और उस स्थिति से बचने के लिए अगर आप इस तरह के एक्सक्लूजनरी हैबिट्स को, इस तरह के तंत्र को, इसमें आप इस बबल में छेद नहीं करेंगे, इसमें आप वही सेकुलरिज्म, वही संवैधानिकता, वही समानता का अधिकार इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो यह सिचुएशन आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। मैं इतना पैशनेट होकर क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। बात सिर्फ हलाल इकोनॉमी की नहीं है, एक अर्थतंत्र की नहीं है। बात यह है कि यह पैसा कहां कहां जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा या आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं इंडिया की और विश्व में हैं, वो कई जगहों पे, चाहे एकेडमिक्स हो या एनजीओज के थ्रू हो या अन्य तरीकों से हो, ये आतंकवादियों को पनाह देते हैं। कमलेश तिवारी की जिसने हत्या की थी, उसका केस लड़ने में इसी हलाल तंत्र का, जो डायरेक्ट जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जमीयत उलेमाए हिंद ऐसे करके है, उसी संस्था का वकील, मतलब उसी के पैसे से लड़ रहा है केस। अमेरिका में ऐसे तमाम
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स या इस तरह की संस्थाएं, कई संस्थाएं हैं जो हर साल सीनेटर्स को पुश करती हैं, लॉबी करती हैं, और भारत के बारे में ये लोग रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स और इस तरह की चीज़ें, मानवाधिकार के हनन पे रिपोर्ट बनाती है, जिसमें बार बार बताया जाता है कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। कहाँ हो रहा है हनन? लेकिन आपकी वैश्विक छवि इसी हलाल तंत्र के पैसे से खराब की जाती है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ डॉलर दे के खरीद लेते हैं संस्थाओं को, सेनेटर्स को, जो इस पे लिखते हैं, बोलते हैं। इसलिए मैं इतना पैशनेट होके बोल रहा हूं कि अगर ये एक्सक्लूजनरी है तो संस्थाओं को देखना चाहिए, कोर्ट को देखना चाहिए। वो नहीं देखेंगे तो धीरे धीरे जब हिंदू या बाकी जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपने हाथ में अगर इस सिचुएशन को ले लिए, और वो जब अपने फंडामेंटल जो सर्व समावेशी हिंदू हमेशा रहा है, वो जब अपने दरवाजे बंद करने लगेगा, वो जब बाजार में निकलेगा और वो जब खोजने लगेगा कि ये बाइक की शोरूम मुसलमान की है कि हिंदू की है, बोलेगा कि नहीं हिंदू की है, हम 3 दिन बाद ही लेंगे लेकिन हिंदू से लेंगे, हम 20 किलोमीटर ट्रेवल करके लेंगे लेकिन हम हिंदू से लेंगे, इस तरह की सोच जब डेवलप होने लगेगी तब फिर स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। तो जब आप किसी मंदिर के प्रमाइस में अलाउ करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, कम से कम रिलीजियस जगहों को, जो धार्मिक जगहें हैं, उसकी स्वायत्तता मेंटेन होनी चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट को, सरकारों को नाक घुसेड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शनि सिंगनापुर के दरवाजे महिलाओं के लिए खुलवा सकते हैं, अयप्पा मंदिर के सबरीमला में आप मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को अलाउ कर सकते हैं जो मुस्लिम है, हिंदू भी नहीं है। इसमें जब आप फंडामेंटल, तो आप जानते हैं कि वो वाला फॉलो होगा, लेकिन आप हाजी अली दरगाह में स्त्रियों की को अनुमति नहीं दिलवा पाए आज तक। आप लाउड स्पीकर पर बोलते रहते हैं, घंटा कोई फॉलो नहीं करता है। तो हमें पता चलता है कि आपके वश में वही है, आप उसी पर अपना जोर चला सकते हैं जिस पर चल सकता है, जो मानता है, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसी पे आपका चलता है, बाकी पे आपका नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये हलाल पे थोड़ी सी चर्चा थी, बहुत ही वृहद विषय है। आपको अगर और जानना हो तो आप हलाल इकोनॉमी करके आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, इस पे ढेर सारे रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि ये तंत्र क्या है, कैसे काम करता है। आशा है कि मैंने आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि की होगी। जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।